चुनाव आयोग को हम लोग चेताते रहे कि अगर ऐसे सुधार नहीं किया गया तो हम लोग ऐसा आंदोलन करेंगे। लेकिन उनके रवैयों में हम देखते हैं, जरा-सा भी बदलाव नहीं आ रहा है। तो हमें भारतीय संविधान जो मौलिक अधिकार देता है कि अपनी बात कहने के लिए लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से कहने का, आंदोलन करने का वो अधिकार है। उस तरीके से चुनाव आयोग पे हम लोग प्रेशर बनाने के लिए कि अभी अब सुधर जाओ, नहीं तो इस देश में कुछ भी हो सकता है। कांग्रेस ने शासन किया है ईवीएम के माध्यम से और बड़े पैमाने पे जो उसमें दल मिले हैं, वो कहीं न कहीं ईवीएम के द्वारा ही सत्ता में आए हुए थे। उनके ऊपर कुछ न कुछ क्लेम है, इसलिए वो नहीं बोल रहे हैं। राजनाथ सिंह ने एक स्टेटमेंट दिया था। एक स्टेटमेंट ये दिया था कि लंबी छलांग लगाने से पहले 2 कदम पीछे हटना पड़ता है। मतलब इसका क्या होता है कि अब हम 2019 की लोकसभा में हम ईवीएम बड़े पैमाने पे लगाएँगे। तो हम 2 चुनाव अगर 2 लोकसभा की सीट हार गए तो इससे हमारा कुछ बिगड़ने वाला है नहीं। लेकिन जनता के मन में ये जाएगा कि जो अगर ईवीएम गड़बड़ होती तो ये तो सत्ता में है, प्रदेश के सत्ता में है और केंद्र की सत्ता में है, गड़बड़ करके वो चुनाव जीत सकते थे। ये 2 सीट सत्ता में रहते वक़्त क्यों हारेंगे ये लोग? तो वो इसलिए किए कि ताकि जो है जनता का विश्वास बना रहे और लोगों का भ्रम भी ये बरकरार रहे ईवीएम के संदर्भ में। ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हो। 70 साल से इस देश में एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी का वोट लेकर उनका इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करके इनके ही मुँह पे फेंक दिया, इनका कोई काम नहीं। तो वो समाज अब जागरूक हो रहा है, अपने हित के लिए संघर्ष कर रहा है, तो रोकने के लिए ये सारा षड्यंत्र कर रहे हैं और हम लोग ये ऐसा होने नहीं देंगे। अभी बहुजन समाज जाग गया है, इसके लिए संघर्षरत रहेगा, कार्य। मेरा नाम एडवोकेट सुशील शास्त्री है और मैं आईएलपीए उत्तर प्रदेश प्रदेश प्रभारी। अभी वाम सेब के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय वामन मेश्राम द्वारा ऐलान किया गया है, ईवीएम पे तमाम पार्टियां और तमाम विपक्ष के लोग सवाल खड़ा करते हैं लेकिन उस पर बोलने का काम नहीं करते। लेकिन वामन मेश्राम जी को देखा गया है कि सड़कों पर ईवीएम के लिए उन्होंने ही लड़ाई लड़ी है। उन्होंने ऐलान किया है कि चुनाव आयोग कार्यालय पे लगभग लाखों लोगों से ज्यादा मोर्चा लेके जाने वाले हैं। तो क्या कहेंगे सर इस पे आप? 26 नवंबर 2023 को दिल्ली के निर्वाचन कार्यालय पे भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से लाखों लोगों की संख्या जा रही है, ऐसी घोषित माननीय आदरणीय वामन मेश्राम साहब ने किया है। तो ये कार्यक्रम जरूर होगा, लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं, सवाल ये है। क्योंकि वामसेव का जो निर्माण हुआ या भारत मुक्ति मोर्चा का जो निर्माण हुआ, वो इस देश में समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता को कायम करने के लिए ही ये संगठन का निर्माण हुआ। यानी जो न्याय वंचित लोग हैं उनको न्याय दिलाना है। इस देश में एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के साथ अन्याय हो रहा है। तो वो न्याय दिलाने के लिए क्या क्या साधन है, उसके लिए सर्वप्रथम जो ये लोकतंत्र में 5 साल में एक बार चुनाव होता है और लोगों को चुनने का अधिकार होता है कि हम अपने वास्तविक प्रतिनिधि को चुने जो हमारी समस्या का समाधान करे। तो अभी लगभग देश को आज़ाद हुए 70-75 साल हो गए। बहुत सारे जो है विधायक बने, बहुत सारे लोग एमपी सांसद बने, लेकिन इनकी समस्याओं को अगर हम देखते हैं तो जस के तस बने हैं, इनका समाधान नहीं हुआ। तो इसका कारण अगर हम देखते हैं, इसके जड़ में देखते हैं कि ये जो प्रतिनिधि चुन के गए वो हमारे रियल रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहे, वास्तविक प्रतिनिधि नहीं रहे। तो वास्तविक प्रतिनिधि न जाने के पीछे ये शासक वर्ग लोगों का काम है। उसके 2 कार्य किए उन्होंने कि एक तो पहले जो समाज के दलाल लोग हैं, बड़वे लोग हैं, उनको टिकट देते हैं, वो चुनकर जाते हैं, जो अपने लिए काम करते हैं, समाज के लिए काम नहीं करते हैं। दूसरी बात, वोटों की चोरी करने का काम करते हैं और ये इसमें निर्वाचन आयोग का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि हम लोगों ने बड़े पैमाने पे ये आंदोलन की घोषणा किया और करते रहे, चुनाव आयोग को हम लोग चेताते रहे कि अगर ऐसे सुधार नहीं किया गया तो हम लोग ऐसा आंदोलन करेंगे। लेकिन उनके रवैयों में हम देखते हैं, जरा सा भी बदलाव नहीं आ रहा है।
तो हमें भारतीय संविधान जो मौलिक अधिकार देता है कि अपनी बात कहने के लिए लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से कहने का, आंदोलन करने का वो अधिकार है। उस तरीके से चुनाव आयोग पे हम लोग प्रेशर बनाने के लिए कि अभी अब सुधर जाओ, नहीं तो इस देश में कुछ भी हो सकता है। अभी बहुत सारी बातें हैं, वो उसको आप चेतो और उसको समाधान करो। वास्तविक प्रतिनिधित्व यानी फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी अगर आपको है तो उसको आप कराइए। इसलिए हम लोग 26 नवंबर को बड़े पैमाने पे पूरे देश से जाएंगे। लाखों का मतलब ये है, सिर्फ 1 लाख नहीं है, उसमें कई लाख हो सकते हैं। पिछला आप लोगों ने 6 अक्टूबर का आप देखे होंगे 2022 का नागपुर का कार्यक्रम, कि हम लोगों ने घोषित किया, तो ये सिर्फ घोषित करने का मामला नहीं है, हम लोगों ने किया। जो देश के अन्य पार्टियां, अन्य संस्थाएं, अन्य संगठन, सामाजिक संगठन नहीं करते हैं, जो सोच भी नहीं सकते, वैसा भारत मुक्ति मोर्चा और वामसेप के लोग कहे नहीं, वो करके दिखाए। सर, जिस तरह देखा गया कि ईवीएम का मामला सामाजिक संगठन खास करके वामसेप और उसके आप विंगों ने उठाया, लेकिन तमाम पार्टियां भी 2024 में बीजेपी को हराने का मतलब जिम्मेदारी ली हुई है, कह रहे बीजेपी को हरा देंगे, लेकिन उनके मैनिफेस्टो में या उनका मुद्दा जो है ईवीएम का नहीं रहा। किस तरह देखते हैं कि इंडिया गठबंधन जिस तरह ईवीएम पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, ईवीएम को लेकर सजग नहीं है, क्या लगता है कि 2024 में बीजेपी से निपट लेगी? इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो जो इंडिया गठबंधन बना है, तो वो यूपीए गठबंधन है। यूपीए गठबंधन ही इंडिया, यानी उसका नाम चेंज किया गया, उसमें कुछ चेंज है नहीं। वो जो यूपीए गठबंधन था वही एनडीए आइडिया वो इंडिया गठबंधन है। तो जो कांग्रेस पार्टी उसका नेतृत्व कर रही है, वो ईवीएम लाने का काम वो कांग्रेस पार्टी ने किया है, कांग्रेस ने ही ईवीएम लाया। अब कांग्रेस का अगर आप इतिहास देखेंगे तो ईवीएम की वजह से बहुत सारे एससी एसटी ओबीसी के जो सांसद विधायक थे, उन्होंने जो आवाज उठाना शुरू किया, उनको संगठन से आउट कर दिया। अभी आपके वो सावित्रीबाई फूले जो कांग्रेस में गई थी, वो ईवीएम का ही मुद्दा उठाई, वो उनको आउट कर दिया गया। तो ईवीएम के जरिए से कांग्रेस ने 10 साल शासन किया, ये कांग्रेस जानती है। यानी 2009 में शासन किया, 2004 से 9 तक शासन किया, 2009 से लेकर 14 तक, यानी 14 में इलेक्शन हुआ तो बीजेपी सत्ता में आई। तो 10 साल वो कांग्रेस ने शासन किया है ईवीएम के माध्यम से। और बड़े पैमाने पे जो उसमें दल मिले हैं, वो कहीं न कहीं ईवीएम के द्वारा ही सत्ता में आए हुए थे। उनके ऊपर कुछ न कुछ क्लेम है, इसलिए वो नहीं बोल रहे हैं। दूसरी बात, जो इंडिया गठबंधन बना, इंडिया गठबंधन का पहल करने वाले माननीय नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार जी पूरे देश में हर लोगों से घूम घूम कर मुलाकात किए, लेकिन जब इंडिया गठबंधन की नींव डाली गई और गठबंधन बन गया तो उनको बाईकाट कर दिया गया। अब राहुल गांधी जी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है प्रधानमंत्री के लिए 2024 में। अब जैसे ही राहुल गांधी को प्रोजेक्ट कर देंगे 2024 के इलेक्शन के लिए, वैसे ही बीजेपी चुनाव जीत जाएगी। ये इनडायरेक्ट में बीजेपी को चुनाव जिताने का षड्यंत्र चल रहा है। अब माननीय नीतीश कुमार जी घूम घूम कर पूरे देश में ये जमीन तैयार किए, और उन्होंने जो वादा किया था उसको किया भी। अभी जाति आधारित जनगणना का रिजल्ट उन्होंने घोषित किया। तो दूसरी बात, उनकी छवि कुछ ऐसी नहीं है जो इंडिया लेवल पे उनके ऊपर कोई क्लेम लगता हो। और नरेंद्र मोदी जो ओबीसी का फैक्टर उठाते हैं कि मैं ओबीसी का आदमी हूं, अगर उनका कोई काउंटर करने वाले लोग हैं तो वो उधर से लोग, माननीय नीतीश कुमार जी की, आज दूसरे कोई चेहरा ऐसा अगर ओबीसी में आता है तो वो काउंटर कर सकता है। तो इंडिया गठबंधन ईवीएम मशीन का इसलिए विरोध नहीं कर रहा है क्योंकि उससे वो सत्ता में आए हुए लोग हैं।
उनको इस समय भी आस लगी हुई है कि ईवीएम के माध्यम से हम लोग आ जाएंगे। घोसी उपचुनाव में राजभर द्वारा जो ओम प्रकाश राजभर द्वारा जो बयान दिया गया ईवीएम पर, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने चुनाव जीत लिया, अब तो विपक्ष के लोग ईवीएम पे सवाल नहीं खड़ा करेंगे। जी, जी, जी। ये ये तो अभी घोसी का चुनाव उपचुनाव का मामला है। एक उपचुनाव की मैं और आपको बात बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जब मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ और उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी अपना लोकसभा का सीट छोड़े थे, फूलपुर और गोरखपुर की सीट छोड़े थे और छोड़कर ये विधानसभा में आए थे, तो उस समय उपचुनाव हुआ और उपचुनाव में बसपा अपना कैंडिडेट नहीं घोषित किया था और समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े और दोनों जगह जो है समाजवादी पार्टी चुनाव जीत गई। और चुनाव जीतने के बाद दूसरे दिन उन लोगों ने, आप लोगों ने केयर किया होगा या नहीं किया होगा, वो मैं अखबार पढ़ रहा था अमर उजाला का, तो उसमें ये खबर छपी थी, माननीय राजनाथ सिंह ने एक स्टेटमेंट दिया था। एक स्टेटमेंट ये दिया था कि लंबी छलांग लगाने से पहले 2 कदम पीछे हटना पड़ता है। मतलब इसका क्या होता है कि अब हम 2019 की लोकसभा में हम ईवीएम बड़े पैमाने पे लगाएंगे, तो हम 2 चुनाव, अगर 2 लोकसभा की सीट हार गए तो इससे हमारा कुछ बिगड़ने वाला है नहीं। लेकिन जनता के मन में ये जाएगा कि जो अगर ईवीएम गड़बड़ होती तो ये तो सत्ता में है, प्रदेश के सत्ता में है और केंद्र की सत्ता में है, गड़बड़ करके वो चुनाव जीत सकते थे। ये 2 सीट सत्ता में रहते वक्त क्यों हारेंगे ये लोग? तो वो इसलिए किए कि ताकि जो है जनता का विश्वास बना रहे और लोगों का भ्रम भी ये बरकरार रहे ईवीएम के संदर्भ में, ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होती। ठीक उसी प्रकार जैसे ही घोसी का चुनाव बीजेपी हारी, उसके बीजेपी के पीछे हारने का भी षड्यंत्र यही है कि लोगों का, जनता का विश्वास बना रहे कि ईवीएम सही है। ईवीएम सही है ये बताने के लिए जो है वो जानबूझकर चुनाव, क्योंकि वो एक सीट से वो बीजेपी की सरकार न गिरेगी न बनेगी, उसका कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन 2024 के लिए ये एक मजबूत नींव जो है वो रख सकते हैं कि हाँ ईवीएम सही है, लोगों की विश्वसनीयता उस पर बनी रहे ईवीएम पे, इसके लिए वो चुनाव हारे। और वो ओम प्रकाश राजभर जी ने वो बोला कि अब जब ओम प्रकाश राजभर विपक्ष में थे तो वो ईवीएम पे सवाल करते थे, अभी वो बीजेपी के साथ चले गए तो कह रहे ईवीएम सही है। तो ये राजनीतिक उनका स्टेटमेंट है ताकि जनता का विश्वास उस पर बना रहे और हमको फिर सत्ता में चुनकर 2024 में भेजे। वाम सिर्फ और उसके तमाम आउटपुट विंग जमीनी स्तर पे जिस तरीके से काम करते हैं, लोगों में जागरूकता फैलाने का काम करते हैं, तो आगामी जो 2024 में लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है, तो जो आपके संगठन के लोग हैं और किस तरीके से आप बीजेपी को परास्त करने की रणनीति बना रहे हैं? देखिए इसमें 2 बातें हैं कि वाम से एक गैर राजनीतिक संगठन है और उसके जो ऑफशूट संगठन है वो सामाजिक संगठन है। समाज में उनके अंदर परिवर्तन करने की चाह है, परिवर्तन करने की सोच है और कार्य करने की क्षमता भी है। अभी बीजेपी को रोकने के लिए जो भी साधन लगेंगे, मतलब साधन का मतलब है जनबल, यानी जो भी जरूरतें हैं राजनीतिक पार्टियों को इकट्ठा करने के लिए, वो एक विचारधारा पे लाने के लिए, ये करने का जो कार्य है वो भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से वो किया जा रहा है। अभी क्योंकि जो इंडिया गठबंधन बना, तो इंडिया गठबंधन में जो दल हैं वो जो जमीन से जुड़े दल है उनको किसी को उसमें शामिल नहीं किया गया, कुछ दलों को। अब जो समाज से जुड़े दल है उनको बाईपास करके, मतलब बाइकआउट करके आप जो है बीजेपी को हरा नहीं सकते। तो इसके लिए अभी जो है थर्ड फ्रंट निर्माण करने का प्लान चल रहा है और देश के लगभग 100 जो पार्टियां, छोटी बड़ी
पार्टियां हैं उनसे संपर्क किया जा रहा है कि एक मजबूत संगठन निकल कर आएगा, आपको सुनने में मिलेगा जल्द ही बड़े पैमाने पे, कि बीजेपी को परास्त करने के लिए जो भी करना होगा वो किया जाएगा। आप लोगों के द्वारा थर्ड थर्ड फ्रंट की भी बात चल रही है और इंडिया गठबंधन से इतर आप लोग नया गठबंधन बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इससे एक आरोप आप लोगों पर ये भी लग रहा है कि आप लोग बीजेपी के बी टीम की तरह काम कर रहे नहीं, जैसे अब लोकतंत्र में भाई किसी को बोलने के लिए मना नहीं किया जा सकता, लोग स्वतंत्र है अपनी बात कहने के लिए। लेकिन अगर इंडिया गठबंधन को लगता है कि हम बीजेपी की बी टीम है, तो हम लोगों को भी शामिल करना चाहिए उसमें। भाई उनको लगता है, अगर वो हमारे मुद्दे को शामिल करिए। भाई हम तो जाति आधारित जनगणना के लिए, ओबीसी की जाति आधारित जनगणना के लिए 2011 से प्रयत्न है, इसके लिए आंदोलन किए, बड़े पैमाने पे किए। ईवीएम के विरोध में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, बड़े पैमाने पे कर रहे हैं। हमें जो है देश से लेकर ग्राम सड़क स्तर पे हम लोगों ने किया। तो ये मुद्दे को आप शामिल करो, अगर हमको नहीं शामिल करना चाहते हो, क्योंकि जो बीजेपी है उसका प्राण तत्व है ईवीएम। अगर ईवीएम को आप नहीं हटाते हो तो बीजेपी को रोकने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, क्या कर सकते हैं? तो जो मुद्दे हैं उसको शामिल करो, और लगता है अगर हमारे पास शक्ति है और हम उनको हरा सकते हैं, ऐसा उनको लग रहा है, तो बीजेपी को हराने के लिए साथ में जो समाज से जुड़े हुए लोग हैं, जमीन से जुड़े लोग हैं, उनको शामिल करना चाहिए ऐसे इंडिया गठबंधन में, क्योंकि ये इनको जोड़ने के बाद हमें शक्ति निर्माण होगी, वो शक्ति से परिवर्तन किया जा सकता है। आप अकेले अकेले लड़ोगे और दूसरे पे आरोप लगाते रहोगे तो ये संभव नहीं है। समाज के लिए संगठित होना पड़ेगा और खास करके ओबीसी के मुद्दे को शामिल करना होगा। जैसे आज माननीय राहुल गांधी जी ये बोल रहे हैं कि हम जो है ओबीसी की जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, 5% लोग हैं, कर्मचारी हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तब हम लोगों ने धरना दिया था 2011 में रामलीला मैदान में। तो मनमोहन सिंह की सरकार ने ये वादा किया कि हम जो है जाति आधारित जनगणना कराएंगे, लेकिन जो जाति आधारित जनगणना सैंक्शन कमीशन का जो नेतृत्व करता वो प्रधानमंत्री होता है, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक कमेटी बनाया माननीय प्रणब मुखर्जी के नेतृत्व में। प्रणब मुखर्जी बंगाली ब्राह्मण हैं और उन्होंने उस कमेटी को डाइवर्जन किया, वो आंकड़े लिए लेकिन पब्लिश ही नहीं किया, तो ही नहीं किया कितनी जाति है ओबीसी की, कितने जो है सचिवालय में है, नौकरी में है, कितनी आर्थिक स्थिति इनकी कैसी है, उसका समाधान करने के लिए कोई कार्य नहीं हुआ। आज वही लोग चिल्ला रहे हैं क्योंकि उनको वोट लेना है। कांग्रेस के लोग 70 साल से इस देश में एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी का वोट लेकर उनका इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करके इनके ही मुंह पे फेंक दिया, इनका कोई काम नहीं किया। तो वो समाज अब जागरूक हो रहा है, अपने हित के लिए संघर्ष कर रहा है, तो रोकने के लिए ये सारा षड्यंत्र कर रहे हैं और हम लोग ये ऐसा होने नहीं देंगे। अभी बहुजन समाज जाग गया है, इसके लिए संघर्षरत रहेगा, कार्यरत, मतलब हमारे जितने भी पदाधिकारी ऑल इंडिया लेवल पे हैं वो अपने इन मुद्दों को लेकर गंभीर रूप से सजग है।